हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है कि थर्मल पावर प्लांट की कैटेगरी में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, उसमें फ्यूल के रूप में किसको यूज़ करते थे? उसमें कोल को एज ए फ्यूल यूज़ करते थे। गैस टरबाइन प्लांट में तो गैस यूज़ करते हैं, वो अलग ही प्लांट है। लेकिन इसमें हम लोग फ्यूल एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया। ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, ये सब फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये साइज में उतना बड़ा नहीं होता स्टीम पावर प्लांट जैसा। स्टीम पावर प्लांट में हम लोग को कोल हैंडलिंग के लिए अलग सा व्यवस्था करना पड़ता है, या फिर एस हैंडलिंग के लिए अलग सा व्यवस्था करना पड़ता है। इसमें वो सब की ज़रूरत नहीं है। ये साइज में कॉम्पैक्ट रहता है। बस इसको इस तरीके से बनाना होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल हम लोग को पता है कि डेंजरस है, मतलब कि अगर वो एनवायरनमेंट में आता है तो फिर ह्यूमन को इंजर कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को शील्डिंग अच्छे से प्रोवाइड करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखते हैं। ये सेम है एज स्टीम पावर प्लांट, बस कुछ अलग से कंपोनेंट है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है और एक हीट एक्सचेंजर रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मेरा एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जीज को हम लोग कूलेंट को हीट करने में यूज़ करते हैं। उसमें वो एनर्जी चला जाता है, फिर वो थर्मल एनर्जी जो रहता है, फिर हम लोग ये हीट एक्सचेंजर में एक साइड से वाटर फ्लो होता है और एक साइड से वो कूलेंट फ्लो होता है। तो कूलेंट से टोटल एनर्जी जो होता है ट्रांसफर हो जाता है मेरा वाटर में। ठीक है, और वाटर क्या हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो स्टीम जो है फिर टरबाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, और टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, जैसे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और उसमें मेरा पावर डेवलप होता है। ठीक है, पावर डेवलप होता है। फिर वो पावर का हम लोग यूज़ करते हैं जनरेटर में एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर जो स्टीम निकलता है वो तो वेट स्टीम हो जाता है, मतलब कि उसमें वाटर वेपर कंटेन करता है। तो फिर उसको हम लोग कंडेंसर में ले जाके उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उस लिक्विड को पंप के जरिए फिर हम लोग उस हीट एक्सचेंज में भेजते हैं। और फिर हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो कूलेंट हम लोग सप्लाई किए थे हीट एक्सचेंज करने के लिए, स्टीम को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, उस कूलेंट को फर्दर फिर हम लोग रिएक्टर में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये शील्ड है, मतलब कि जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर में 50 से 60 सेंटीमीटर का थिक एक स्टील का ये होता है। ठीक है, प्लेट होता है। उसके बाहर में फिर हम लोग कंक्रीट का ये शील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए मैंने और एक डायग्राम बनाया है, उसके बारे में अच्छे से देखते हैं। उसमें सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे फिर। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये अंदर में जो दिख रहा है ना, इसमें अरेंजमेंट रहता है, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये फ्यूल रॉड होता है। यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 233 ये सब का यूज़ करके हम लोग फ्यूल रॉड बनाते हैं और उसको इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। और इसके बाहर में जो दिख रहा है ये है मॉडरेटर। ठीक है, सारे का फंक्शंस अच्छे से देखेंगे। और उसके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं एक कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, फिर ये फ्यूल रॉड्स है और ये मॉडरेटर है। ठीक है, और ये यहाँ से हम लोग कूलेंट को पास कराएं, एंटर कराएं, कूलेंट फिर यहाँ से निकल गया। तो सारी चीज़ का हम लोग एक एक करके फंक्शन देखते हैं। फ्यूल रॉड क्या होता है? यूरेनियम 235, ठीक है, या यूरेनियम 233, ये सब यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो फ्यूल रॉड में क्या होता है ना, फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम 235 जैसे है, इसमें हम लोग एक न्यूट्रॉन को पास कराते हैं, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं इस यूरेनियम में। फिर ये यूरेनियम क्या हो जाता है, मतलब कि लोअर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी हैवी न्यूक्लियस को हम लोग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं तो उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। साथ साथ क्या होता है, दो स्मॉलर मतलब न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और एक फ्यूजन प्रोसेस होता है, फ्यूजन प्रोसेस में स्मॉलर न्यूक्लियस को हम लोग कंबाइन कराते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने से एनर्जी रिलीज होता है, उसमें कंबाइन होने से एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन वो एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्यूजन रिएक्शन से अभी तक एनर्जी हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। जैसे कि सन में है, सन में फ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो अनकंट्रोल्ड है और ये कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो इससे हम लोग एनर्जी रिलीज करा सकते हैं। तो फ्यूल रॉड को हम लोग मॉडरेटर के बीच में ये लगा दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराते हैं फ्यूल रॉड से, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होता है।
तो वो एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और इधर उधर स्प्लिट करने लगता है। इसलिए हम लोग मॉडरेटर लगा दिए हैं। तो मॉडरेटर क्या करता है, उस न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस कर देता है और उसको फोर्स करता है कि वो एनर्जी रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। उस हीट को हम लोग कूलेंट इधर से सप्लाई करते हैं, तो कूलेंट उस हीट को गेन कर लेता है और फिर वो हम लोग कूलेंट निकल जाता है। यहाँ फ्यूजन रिएक्शंस होगा, वो फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, मतलब कि अनकंट्रोल टाइप का, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कंट्रोल रॉड लगाया हुआ है। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, और न्यूट्रॉन्स जो मतलब इसमें जनरेट होते हैं उस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस रिएक्शंस को कंट्रोल करता है इस तरीके से, चेन रिएक्शन को, ठीक है। इसमें हम लोग बोरॉन या फिर कैडमियम को यूज़ कर सकते हैं एज अ, ठीक है, बोरॉन या फिर कैडमियम को एज अ कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं। और फ्यूल रॉड पता ही है, हम लोग यूरेनियम को यूज़ करते हैं। और मॉडरेटर के लिए एज अ D2O यूज़ कर सकते हैं या फिर D2O यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड्स के लिए पता चल गया है, कंट्रोल रॉड्स में हम लोग बोरॉन और कैडमियम यूज़ करते हैं, बोरॉन या फिर कैडमियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर था। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पता है कि मतलब न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है, मतलब कि अगर किसी इंसान के संपर्क में आता है तो वो उसको इंजर्ड कर देता है। तो इसको बचने से यहाँ पे तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को इंसर्ट करा के रखे हैं। तो ये इसका जो रेडिएशन है, मतलब अल्फा बीटा गामा जो भी रेज निकलता है वो ह्यूमन तक ना पहुँचे, इसलिए हम लोग उसको शील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये वाला थिकनेस, ये 50 से 60 सेंटीमीटर का स्टील का प्लेट होता है, ठीक है, ताकि हम लोग इस न्यूक्लियर फ्यूल के जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है उसको बाहर ना निकालना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कंक्रीट का भी एक बहुत ही थिक लेयर प्रोवाइड करते हैं, ये कंक्रीट का है, ठीक है। तो यहाँ से कूलेंट एंटर किया और यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ उसका उससे वो उसको गेन करके फिर यहाँ से कूलेंट आउट हो गया। फिर हमने यहाँ पे देखा था, ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ से एंटर किया था न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब इसी को मैंने एक्सपेंड करके दिखाया उस फिगर में। अब कूलेंट आउट हुआ, फिर ये हीट एक्सचेंजर था। हीट एक्सचेंजर में एक साइड से हम लोग एक ट्यूब में प्रोवाइड किए कूलेंट को फ्लो कराएं और दूसरे ट्यूब से ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर फ्लो कराएं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करा सकें। इस साइड से हम लोग ने वाटर को फ्लो कराया, वाटर इसके कांटेक्ट में आया और इससे एनर्जी लेके स्टीम में कन्वर्ट हो गया। फिर ये स्टीम को हम लोग टरबाइन में एक्सपेंड कराएं। तो टरबाइन में एक्सपेंशन बहुत सारे ब्लेड होते हैं, ब्लेड अरेंजमेंट हम लोग को पता है, उसके कारण उसमें पावर डेवलप होता है। उस पावर का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, ठीक है। और फिर जो वेट स्टीम मिल गया उसको फिर हमने कंडेंस कराया कंडेंसर में और फिर पंप करके फिर हमने ये साइकिल रिपीट किया, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये जो कूलेंट था इसको फिर हमने रिएक्टर में भेज दिया। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।